हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे सबसे पहले भाषा का सामान्य परिचय। भाषा का सामान्य परिचय में भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात हमारे भाषा में हमारे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं उसी से भाषा निर्मित होती है। विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा है। विद्वान है कामता गुरु और इनकी परिभाषा है वह भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। तीसरे हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। चौथे हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसके बाद है आचार्य नरेंद्र देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में उचित है। उसके बाद है क्रोचे के अकॉर्डिंग भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। इसके बाद है गार्डिनर। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, कुछ विद्वान इनकी संख्या 3000 बताते हैं। सामान्यतः वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व की सभी भाषाओं के अध्ययन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आइए देखते हैं पहला आकृति मूलक वर्गीकरण। इसमें है आधार इसका है रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। इसके अन्य नाम है वाक्यात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण और पदाश्रित वर्गीकरण। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगन ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं। पहला है आयोगात्मक भाषा, दूसरा है योगात्मक भाषा। पारिवारिक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। इसमें है आधार रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व इतिहास है इसका। अन्य नाम इसके हैं वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, वंशात्मक वर्गीकरण, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण इसके अन्य नाम है। महत्वपूर्ण बिंदु इनके हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न 6 तत्वों को आधार बनाया जाता है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता।
विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग है ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। ये इंपॉर्टेंट पूछ देता है, इन्होंने कितनी भाषा परिवारों की संख्या मानी है, तो 13। फ्रीडिस म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है, तो कितनी मानी है? फ्रीडिस म्यूलर ने 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रों और भाषा परिवारों का वितरण, पहला है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया में भाषा, तो भारूपीय भारत यूरोपी में, द्रविड़ परिवार, ये सब यूरेशिया के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है काकेसी परिवार, फिर उसके बाद बुरुस्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपरबोरी बास्क परिवार, शामी हामी परिवार। दूसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, अफ्रीका भूखंड, सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होंत बुशमैनी परिवार, अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी परिवार। उसके बाद है भारोपीय परिवार। भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में भारोपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं हिंद यूरोपीय, इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है कि भारोपीय परिवार के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हिंद यूरोपीय, इंडो जर्मनी, भारत हित्ती परिवार, आर्य। इस परिवार की प्राचीन भाषाएं बहुमुखी श्लिष्ट योगात्मक थी। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये पूछ लेता है भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो 10, और इनको ध्वनि के आधार में शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं। तो पहला है शतम, दूसरा केतुम। शतम पहला भारत, ईरानी, आर्य। ईरानी में आती है फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी, दरद और भारतीय। बाल्टो दूसरा है बाल्टो, स्लाविक में आती है महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी। केतुम में वर्ग में आती है जर्मनिक में आती है जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, बेल्जियम, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी। दूसरा है केल्टिक में आती है आयरिश, स्कॉच, गेलिक, वेल्स, ब्रिटन, ब्रेतो, कार्निश, ग्रीक, हेलेनिक, तोखारी, हितो, हिटाइट। छठा है इटालिक में रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी आती है। पोली शब्दों क्रोती, स्लोवी, आर्मीनी, अल्बानी, इलीरियन, स्पेनी, पुर्तगाल, रोमन, इतने शेतुम और केतुम में आते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले आता है वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इस तरह से इसका है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषाओं को 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में बांटा है। ये सामान्यतः 3 चरण है। विकास क्रम का चरण, समय सीमा, भाषा। विकास चरण है प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, समय सीमा इनकी है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और भाषा है इनकी वैदिक, संस्कृत, लौकिक और संस्कृत।
मध्यकालीन भाषाएं आर्य भाषाएं हैं। इनका समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। और भाषा है पाली, प्राकृति, अपभ्रंश और अवहट। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। इनका समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी, मराठी इनकी भाषा है, बांग्ला है, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, सिंधी आदि है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पहला देखते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या में डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। ये हरदेव बाहरी पूछ लेता है कि हरदेव बाहरी स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं, तो 14 मानते हैं। इसके बाद वैदिक संस्कृत में स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ली, जबकि संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ थे। ध्वनियों की कुल संख्या है। ध्वनियों की कुल संख्या है, वैदिक भाषा में कुल ध्वनियों की संख्या 52 है तथा 13 स्वर 39 व्यंजन है का प्रयोग होता है। लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक में वैदिक संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। व्यंजनों की सूची। व्यंजनों की सूची में है, वैदिक संस्कृत के व्यंजन थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, ह, ल, ह। स्वराघात का महत्व। वैदिक संस्कृत में स्वराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की पांडुलिपियों स्वराघात चिन्हित मिलती हैं। बिना स्वराघात के वैदिक छंदों को पढ़ाना अशुद्ध माना जाता है। स्वराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में पहला है संहिता। संहिता में आता है ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ये 4 प्रकार के संहिता हैं। ब्राह्मण में आता है। ब्राह्मण में कर्मकांडों को व्यक्त किया गया है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण शुक्ल। यजुर्वेद का शतपथ है ब्राह्मण कृष्ण। यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण का ग्रंथ का महत्वपूर्ण है। उपनिषद में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग। इनकी संख्या 108 है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि उपनिषद कितने हैं, तो 108 हैं। इनमें 12 उपनिषद हैं, मुख्य हैं। पहला है ईशा, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है बृहदारण्यक, छठा है ऐतरेय, सातवां है छांदोग्य, आठवां है तैत्तिरीय, नवां है मुंडक, 10वां है मांडुक्य, 11वां है कौशितकी, 12वां है श्वेताश्वर। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। लौकिक संस्कृत। दूसरा है लौकिक संस्कृत। आइए देखते हैं लौकिक संस्कृत में क्या है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं। पहला है पश्चिमोत्तरी, दूसरा है मध्यवर्ती, तीसरा है पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। लौकिक संस्कृत को क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है।
लौकिक संस्कृत साप्ताहिक भाषा है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कादंबरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। लौकिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं, तो इसमें है संयुक्त स्वरों का परिवर्तन। संयुक्त स्वरों के परिवर्तन में वैदिक संस्कृत में है ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में थे ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ए, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इसमें संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर थे, औ शेष बचे। अनुस्वार और अनुनासिक का विभाजन। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। लौकिक संस्कृत में यह अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में विभाजित हो गया। ध्वनियों की संख्या में कमी। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां क, ल, जीवा, मूली, ध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गईं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृत के बाद विकसित होने वाली भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक चला। द्वितीय प्राकृत भाषा है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। प्राकृत शब्द का प्रयोग उस जनभाषा बोली के लिए संभवतः होता था जो वैदिक काल एवं संस्कृत काल में सामान्य जन की भाषा थी। बाद में इसी को व्याकरणबद्ध करके संस्कारित किया गया। पहला है पाली भाषा। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ये भी पूछ लेता है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, तो पल्ली शब्द से हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम। ये भी पूछता है पल्ली का अर्थ क्या है, तो ग्राम है। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है पारक्त तीति बुद्ध वचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है वही पाली है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य बुद्ध घोष 5वीं सदी में किया था। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया। बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का प्रवाह होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत हैं। विद्वान है मैक्स वालेसर। इनकी व्युत्पत्ति संबंधित है पाटली, पाड़ली, पाआली, पाअली, पाली। यह है मैक्स वालेसर के अकॉर्डिंग। आचार्य विदु शेखर भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग है पंडित, पंती, पंती, पट्टी, पली, पाली। तीसरे हैं भंडारकर व वाकर नागल। प्राकृत, पाकट, पाअड, पाउल, पाली। कौशाम्बी, पाल, पाली। उदय नारायण तिवारी, पाड़ी प्लस ली, पाली। भिक्षु जगदीश कश्यप के अकॉर्डिंग है पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली। पाली से संबंधित प्रमुख साहित्य। पाली से संबंधित प्रमुख साहित्य हैं बौद्ध के महत्वपूर्ण ग्रंथ और विशेष सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। पहला है खुद्दक निकाय,
दूसरा है दीर्घ निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय, चौथा है संयुक्त निकाय, पांचवा है अगुत्तर निकाय। विनय पिटक, विनय पिटक संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ है: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्ति, पाराजिक और परिवार। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्टकथा साहित्य, मिलिंद पंजो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अट्टकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्धघोष कृत विशुद्धिमग्न विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं: कच्चायन व्याकरण पहला, दूसरा है मोगलान व्याकरण, तीसरा है शब्दनीति व्याकरण। कच्चायन व्याकरण 7वीं शती के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। कच्चायन व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किब्बी धान कप, 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्र हैं। मुगलान व्याकरण के रचयिता मुगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मुगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। मुगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण के 817 सूत्र हैं। शब्दनीति व्याकरण 1054 ईस्वी में के रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवश थे। ये अंग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। शब्दनीति व्याकरण 3 भाग, पदमाला, धातुमाला और सूत्रमाला, 27 अध्याय तथा 1341 सूत्रों में निबद्ध है। पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं। पाली के व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं, जिनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मुगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिनमें 10 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। पाली में हर्ष ऐ और हर्ष ओ 2 नए स्वर विकसित हो गए हैं, किंतु ए और औ स्वर नहीं रहे। री 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 यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गए हैं, किंतु क क्व ध्वनियां विद्यमान थे। वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों श थे, किंतु पाली में केवल श रह गया। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। यथा धत, स्त्री, बप, पिता, ढेकड़ी, ढक्कन। अधिकतर व्यंजनांत प्रतिपादिक स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। यथा जगत, जग, राजन, राज, चल, चल। विभक्तियों और परसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से हुआ। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था। यथा स्थित, थिय, था रूप में हिंदी में विकास। भवति मतलब हुवति, होता रूप हिंदी में विकास। भूत, हुआ, हुआ या हुई रूप में हिंदी में विकास। दूसरा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नामी, साधु,
ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है, प्राकृतेति सकल जगज्जन्तूना व्याकरण आदि मिरनाहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भव शिव व प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उन्होंने बताया कि प्राकृत भाषा को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच कड़ी माना गया है। इसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। वाक्य पतिराज ने गौड़वहों में लिखा है, शैलायो इमा वाया विशंति एतो एड़ी वायायो एति समृद्ध चिहड़ेति शायराओ चिय जलाई, अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। हेमचंद के अनुसार प्रकृति संस्कृत तत्र भव अतः तत आगत व प्राकृतलम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्रकृति है। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। महाराष्ट्र श्रेया भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विदु सागर शुक्ति रत्नाम सेतु बंधांदी यन्मयाम। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृति को कठोर भाषा कहा है। प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय आधार पर भेद, पहला है शौर सैनी, दूसरा है पैसाची, तीसरा है महाराष्ट्री, चौथा है अर्धमागधी, पांचवा है मागधी प्राकृत, छठा है केके प्राकृत, सतवां है टक प्राकृत, आठवां है खस प्राकृत, नवा है ब्राचड़ प्राकृति। विद्वानों के अनुसार प्राकृति के भेद, तो विद्वान और ग्रंथ। प्राकृति के भेद तो पहले है भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इनका मुख्य प्राकृत है शूर सैनी, शौर सैनी, अवंतिजा, प्राच्या, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री, गौड़ विभाषा, चांडाली, द्राविड़ी, आभीरी, शाबरी, सचरी, उद्रजा, वनेचरी। इसके बाद है विद्वान वररुचि, इनका है प्राकृत प्रकाश, इनका ग्रंथ। इसमें इनके भेद है मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, शौरसौनी प्राकृति, पैसाची प्राकृत। हेमचंद इनका है ग्रंथ प्राकृत व्याकरण। आरसी अर्धमागधी, अपभ्रंश, चूलिका पैसाची। दंडी ने चूलिका पैसाची को भूत भाषा भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है दंडी ने चूलिका पैसाची को क्या कहा है, तो भूत भाषा। हेमचंद को प्राकृति का पाणिनि भी कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृति भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं, तत् समीकरण, संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे, प्राकृतिक भाषा में पुनः तत् समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई। उदाहरण, अति से अय हो गया था और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। ध्वनि संरचना, प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। कुछ चीजें पाली से अलग हैं, जो इस प्रकार हैं। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृति में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। उदाहरण है वीर, वीरो, प्रश्न, पहो, देव, देवो। पाली में यह व्यंजन का प्रयोग होंठ तथा, परंतु प्राकृत में प्रायः यह समाप्त होने लगा और उसके
स्थान पर ज प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण है यश, जस, य, जो। क्षतिपूर्ण दीर्घीकरण। क्षतिपूरक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। प्रकृति में पहली बार एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वित्वीकृत रूप में व्याप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण मृत्यु, मिच्छु, मीच, जिह्वा, जिह्वा, जीभ। परसर्गों का प्रयोग। प्रकृति में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में केरक तथा मज परसर्ग दिखते हैं जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हुए। तीसरा है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में देखेंगे, अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अपभ्रंश भाषा को क्या कहते हैं, तो तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। प्रकृति की तुलना में भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण सामने आया उसे अपभ्रंश या अपभ्रंश नाम दिया गया है। वस्तुतः अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश के अवहंश ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर, आभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द है, इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द तत्सम शब्द है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो 2 भागों में हैं, हर्ष और दीर्घ में विभाजित हैं। हर्ष में आते हैं अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ। वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों में भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याडी का ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, अनुपलब्ध है। पतंजलि के अनुसार है पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद ने किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड 6ठी शताब्दी में अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुरसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृति और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द है। आचार्य दंडी के अनुसार अपभ्रंश आभीरों की भाषा है। भरत मुनि के अनुसार अपभ्रंश आभीरोक्ति है। वाग्भट और हेमचंद्र के अनुसार अपभ्रंश ग्राम भाषा है। कीथ के अनुसार अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत कहा है। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें भी अपभ्रंश है। दामोदर पंडित के अनुसार ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। ग्रियर्सन, पीछेल, भंडारकर, चटर्जी, वूलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, जूल, ब्लॉक, अल्सडार्फ
आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का उपयोग किया गया है। मध्य देशी या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। अपभ्रंश के शब्दों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलता है। विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद। विद्वान, ग्रंथ और अपभ्रंश के भेद। मार्कंडे का ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व। अपभ्रंश के भेद है नागर, उपनागर, ब्राह्मण। याकोबी का ग्रंथ है श्रन कुमार चरीव। अपभ्रंश के भेद है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। नामी साधु का ग्रंथ है, नहीं दिया है, उपनागर, आभीर, ग्राम्य। तगारे का ग्रंथ है अपभ्रंश का ऐतिहासिक व्याकरण और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर का पूर्वी और पश्चिमी है। महत्वपूर्ण बिंदु। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये याद रहे, धनपाल द्वारा रचित है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है, ये इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद को कहा जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। नामी साधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है नागर या सौराष्ट्री गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राह्मण सिंध की बोली। मार्कंडे ने ब्राह्मण को सिंधु सोध्व कहा है। वररुचि पैसाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडे पैसाजी के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, कैके, पांचाला और सौर सैनी। भारत में पैसाची की रचनाएं उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पीसेल को माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने। राम शर्मा और मार्कंडे ने प्राच्या को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृति का अपना अपभ्रंश रूप होगा। पैसाची अपभ्रंश को केके भी कहा जाता है। सिंघली के आदि रूप को एलू कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश को बांग्ला का विकास हुआ है। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा सौर सैनी प्राकृत है। अपभ्रंश ग्रंथ अपभ्रंश काव्य त्रयी की रचना लालचंद्र गाधी ने की थी। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप में सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अवधि में लिखूं लिख, बैठूं बैठ, कालू काल आदि रूप अपभ्रंश से गृहीत है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। खस को दरद नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। अपभ्रंश और अवहट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने
और वाग्य वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार प्रत्येक प्रकृति की एक अपभ्रंश है। इस दृष्टि से वे अपभ्रंश की 5 स्थिति स्वीकारते हैं। सौर शयनी प्राकृति सौर शयनी अपभ्रंश, पैशाची प्राकृति पैशाची अपभ्रंश, मागधी प्राकृति मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृति अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्री अपभ्रंश। अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाकार, रचना और महत्वपूर्ण बिंदु। स्वयंभू, स्वयंभू का रचना है पौम चरी 8वीं सदी। यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। इनमें 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। यह राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। पुष्पदंत, पुष्पदंत महापुराण 10वीं सदी। इसमें 102 संधियां हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। अवहट, अवहट भाषा, अवहट भाषा का साहित्य में 14वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। अवहट भाषा का समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अवहट शब्द का सर्वप्रथम ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट के रूप में। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को साहित्यिक अपभ्रंश कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक में अवहट का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक पैगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट माना है। वर्ण रत्नाकर व कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट का उपयोग किया गया है। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर राउरवेल रोड़ा कवि। अवहट के 3 भेद माने गए हैं, पूर्वी अवहट, मध्यवर्ती अवहट, पश्चिमी अवहट। महत्वपूर्ण बिंदु, प्राकृत पैगलम में पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोशली कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट के मध्य देशी रूप का उपयोग किया गया है। अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं, अपभ्रंश और अवहट में चौपई छंद में 15 मात्राएं होती हैं। डॉक्टर तगारे ने कर्ता एक की विभक्ति को अवहट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। अपभ्रंश अवहट की घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता। पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पौमचर्यु, पौमचर्यु में उदीयमान हिंदी के कुछ उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकास समान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। हरदेव बाहरी के अनुसार हम डॉक्टर माता प्रसाद कृत और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कवि कृत राउरवेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। अमीर खुसरो की शायरी में शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने मिलते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कदो न होए। महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ विद्वान इस दोहे का रचनाकार सरफुद्दीन अबू अली कलंदर को मानते हैं, किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट
दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र में ये 7वें प्रश्न के संस्था द्वारा उत्तर को अमीर खुसरो को इसका रचनाकार माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां है अपभ्रंश अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, एक तुलनात्मक विश्लेषण। कालगत अंतर। अपभ्रंश 7वीं से 9वीं शताब्दी तक लगभग चला। अवहट्ठ 9वीं से 11वीं शताब्दी और पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं शताब्दी। ध्वनियों का अंतर। ए और ओ का प्रयोग। अपभ्रंश में ए और औ का अभाव है। अवहट्ठ में ए और औ मिलने लगते हैं, जैसे बैल, चौड़ा आदि। पुरानी हिंदी में ए और औ का अत्यधिक प्रयोग, जैसे मोर, चखे आदि। री का परिवर्तन। अपभ्रंश री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन होता है, जैसे कृष्ण, कड़, ड़ी, ऋण, गृह, गेह आदि। अवहट्ठ री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन और अधिक विकसित हुआ। पुरानी हिंदी में री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन की यही प्रक्रिया चलती रही। द्वित्वीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। अपभ्रंश संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे चक, कर्म, कम आदि। अवहट्ठ क्षतिपूरक दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कम, काम, धाम आदि। पुरानी हिंदी क्षतिपूरक दीर्घीकरण का और अधिक विकास। व्यंजनों के प्रयोग में अपभ्रंश। इनमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है, ड, न, श और श। अवहट्ठ ड और ढ का विकास हुआ, परंतु शेष व्यंजनों का नहीं। पुरानी हिंदी श और श का विकास नहीं हुआ, शेष व्यंजनों का विकास हुआ। ट वर्ग की प्रधानता। अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान। अवहट्ठ ट वर्ग की व्यापकता किंतु सीमित मात्रा में। पुरानी हिंदी ट वर्ग की व्यापकता किंतु सीमित मात्रा में। छ वर्ग का परिवर्तन। अपभ्रंश छ का ख हो गया, उदाहरण द्राक्ष, दाक्ष। अवहट्ठ यही प्रवृत्ति बनी रही। पुरानी हिंदी छ 2 रूपों में विकसित हुआ, ख पश्चिमी रूप तथा छ पूर्वी रूप। उदाहरण लक्षण, लखन पश्चिम, लक्ष्मण पूर्वी। ड़ तथा न की उपलब्धता। अपभ्रंश में ड़ मिलता है, न नहीं। अपभ्रंश में म व्यंजन ध्वनि मिलती है। अवहट्ठ में यही प्रवृत्ति बनी रही। पुरानी हिंदी में पूर्वी पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में ड़ की व्यापकता दिखाई देती है। व्याकरणगत अंतर। संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। अपभ्रंश में निर्विभक्तिगत प्रयोग आरंभ हो गए, पर संज्ञों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। संस्कृत के 17 और प्राकृत के 12 कारकों से घटकर यहाँ उनकी संख्या 6 ही है। अवहट्ठ यही प्रवृत्ति बनी रही, पर सर्गों का विकास और बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व अपादान के लिए से परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। पुरानी हिंदी यही प्रवृत्ति बनी रही, पर सर्गों का और विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए पर सर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। लिंग व्यवस्था। अपभ्रंश संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की व्यवस्था तथा नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा। अवहट्ठ में 2 लिंग व्यवस्था बनी रही और नपुंसक लिंग समाप्त होने लगा। पुरानी हिंदी वही 2 लिंग व्यवस्था जारी रही और स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। वचन व्यवस्था में अपभ्रंश द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन एवं बहुवचन बचे। अवहट्ठ वही प्रवृत्ति रही। संज्ञा बहुवचन के लिए परसर्गों का प्रयोग, जैसे हाथन, पुन्नी। पुरानी हिंदी वही व्यवस्था प्लस बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन नन प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक रूप में होने लगा। उदाहरण बेटा, बेटे पुल्लिंग, रखी, सखी अन स्त्रीलिंग। सर्वनाम व्यवस्था
अपभ्रंश, हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, महार और तुहार जैसे सर्वनाम भी हैं। अवहट, वही, मेरा, मैं, तुम, वह, उन्हें जैसे सर्वनाम भी प्रचलित हो गए। पुरानी हिंदी, सर्वनामों का अत्यधिक विकास हुआ। आधुनिक हिंदी के अधिकांश सर्वनाम जैसे वे, कौन, जो, तेरा आदि इस काल में दिखाई देते हैं। विशेषण व्यवस्था, अपभ्रंश, संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषतः हुआ। उदाहरण 10, 12, 11 आदि। अवहट, पुरानी अवहट में कृदंत विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा। आइस, उत्किता जैसे सार्वनामिक विशेषण भी विकसित हुए। पुरानी हिंदी, कृदंतीय विशेषणों की वृद्धि हुई। उदाहरण पीतवसन, पीरोवसन। काल संरचना, अपभ्रंश वर्तमान काल संस्कृति की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में तथा भविष्य काल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्य काल के लिए दो रूप मिलते हैं, श रूप और ह रूप, जैसे चली सही, चली ही। अवहट, कृदंत प्रयोगों की अधिकता है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे। पूर्वी अवहट में जात त रूप वर्तमान काल, चलल ल रूप भूतकाल, खाई ब रूप भविष्य काल। पश्चिमी अवहट में करता नानता रूप वर्तमान काल, थका क रूप भूतकाल, करही ह रूप भविष्य काल। पुरानी हिंदी, प्रायः अवहट के समान प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। शब्दकोशीय विशेषताएं, तद्भव शब्द, अपभ्रंश में तद्भव शब्द सबसे अधिक है। अपभ्रंश का विकास संस्कृत के तद्भवीकरणीय परंपरा में हुआ। अवहट में तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे, किंतु उनका अनुपात कम हो गया। पुरानी हिंदी में तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। देशज शब्द, अपभ्रंश में देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ, विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किल किल, खुड़ खुड़ तथा क्रियाएं जैसे तड़पड़ई तड़पता है, थकई थकता है। अवहट में देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। पुरानी हिंदी में देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। विदेशज शब्द, अपभ्रंश में अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ। उदाहरण कमाल, नौबत में तहसील आदि। अवहट शब्द में विदेशज शब्द बढ़ते रहे। पुरानी हिंदी में विदेशज शब्दों की मात्रा और बढ़ी। तत्सम शब्द, आइए देखते हैं तत्सम शब्द। अपभ्रंश में सब सरलीकरण से उत्पन्न दुरूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनर्स्थापन के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्सम शब्दों का पुनर्विकास हुआ। अवहट में प्रायः अपभ्रंश जैसी स्थिति बनी रही। पुरानी हिंदी में प्रायः अवहट जैसी स्थिति बनी रही। पांचवा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। ये सभी आर्य भाषाएं किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई। कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्यिक नहीं बनती, अपितु साहित्य रचना के लिए उसका स्वरूप निश्चित होने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि इन भाषाओं में साहित्य की रचना 11वीं 12वीं सदी से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया। हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। पूर्वी गौड़ियन में आती है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजरातो, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में आती है मराठी। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और अन्य आर्य को बाहरी आर्य कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 शाखाओं और 6 समुदायों में किया। बाहरी उपशाखा, पश्चिमी उत्तरी
समुदाय लहंदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। मध्य केंद्रीय उपशाखा मध्यवर्तीय समुदाय पूर्वी हिंदी, भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, केंद्रीय पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। सुनीति कुमार ब्राचर, पैसाची, केके, टक पश्चिमोत्तरी में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, महाराष्ट्री, दक्षिणी में मराठी, बिहार मराठी आती है, मागधी पूर्वी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आती है, अर्ध मागधी में मध्य पूर्वी हिंदी आती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का वर्गीकरण: उदीच्य सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रतीच्य गुजराती, राजस्थानी, मध्य प्रदेशीय, पश्चिमी हिंदी, प्राच्य उड़िया, असमिया, बंगला, पूर्वी हिंदी, बिहारी, दक्षिणात्य मराठी। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य: साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इसका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विमल मिश्र इसी भाषा के साहित्यकार हैं। सिंधी में सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश सिंध कहलाता है तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा को सिंधी कहा जाता है। सिंधी भाषा सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। अपभ्रंश: सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। लिपि: इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। बोलियां: बिचोली, लासी, सिरा, इकी, थरेली, लाड़ी। शब्द भंडार: सिंधी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द प्रचुरता से हैं, तथापि तत्सम शब्दों का 70% संस्कृत की परंपरा से आया है। आधुनिक काल में सिंधी का साहित्य पर्याय समृद्ध है। उड़िया एवं उड़िया शब्द द्रविड़ शब्द ओड़ से बने हैं। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। अपभ्रंश: इसका विकास मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्वी रूप में हुआ है। लिपि: यह भाषा बांग्ला भाषा में मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि सर्वथा भिन्न है। इसकी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी भाषा से हुआ है। बोलियां गंजामी, संबलपुरी, भन्नी आदि। महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। सीताकांत महापात्र इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं। गुजराती गुजरात की भाषा है, जहां कभी गुर्जरों को प्रभुत्व था। अपभ्रंश: इसका विकास सौर सौनी अपभ्रंश के रूप में हुआ है, जो गुजरात में बोला जाता है। लिपि: गुजराती लिपि की अपनी लिपि है, जो शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि है। बोलियां: नागरी, सुरती, बम्बईया, कठियावाड़ी, गामड़िया। महत्वपूर्ण तथ्य: गुजराती साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, अतः साहित्य की दृष्टि से यह समृद्ध भाषा कही जा सकती है। प्रेमानंद, नरसिंह मेहता, मालड़, अखो भगत इसके प्रमुख साहित्यकार हैं। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है तथा इसका विकास महाराष्ट्र में हुआ है। लिपि: इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, तथापि कुछ लोग इसे लिखने में मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं।
बोलियां नागपुरी, कोंकणी, महारी, कोष्ठी। मराठी भाषा का साहित्य पर्याय समृद्ध है। अश्मी, इसे असमिया भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और उसके पर पार्श्ववर्ती प्रांतों में बोली समझी जाती है। अपभ्रंश, अश्मी का विकास मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से हुआ है। लिपि, बांग्ला लिपि है। प्रमुख बोली विश्वपुरिया है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस भाषा में पर्याप्त साहित्य रचा गया है। मध्यकाल में शंकर देव अश्मी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इस प्रकार यह समाप्त हुआ।